मानविकी विद्यापीठ द्वारा संचालित इस परामर्श सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमए हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम की, भारतीय उपन्यास की, जिसे आप एमएचडी 16 के नाम से जानते हैं। और जो विद्यार्थी सत्र में एमए द्वितीय वर्ष में हैं, उन्हें पहले भी इस पाठ्यक्रम से संबंधित सत्र में बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं। भारतीय उपन्यास की अवधारणा के बारे में बताया गया है। भारतीय उपन्यास जो एक पद बना वो कैसे बना, भारतीय उपन्यास किन किन चीजों से अपना पूरा जो एक चरित्र है उसकी निर्मिति करता है, कैसे अपना चरित्र बनाता है, ये सारी बातें हम पिछले परामर्श सत्र में कर चुके हैं। भारतीय उपन्यास की कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम भारतीय उपन्यास का मूल्यांकन करते हैं, अलग अलग भाषाओं का, मलयालम का, तमिल का, तेलुगु का, कन्नड़ का, हिंदी के तो आप विद्यार्थी ही हैं, हिंदी के उपन्यास तो आपको पढ़ाए ही जाते हैं, उनको तो पढ़ना ही है। उनके साथ साथ ये उपन्यास भी आपको पढ़ने हैं, जो 4 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। तक्षी शिवशंकर पिल्लई का चेम्मीन, पन्नालाल पटेल का मानविनी भवाई, UR अनंत मूर्ति का संस्कार और महाश्वेता देवी का जंगल के दावेदार। ये 4 उपन्यास 4 भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब इसको पढ़ रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे, और पाठ्य सामग्री तैयार करते समय हम सबने यह कोशिश की है, बराबर यह कोशिश रहती है कि उसे बोधगम्य भाषा में लिखा जाए, इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि आपको समस्या ना आए। फिर भी कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता है। ऐसी अगर कोई भी समस्या है तो आप इस परामर्श सत्र के दौरान आप वो सवाल इस पाठ्यक्रम से संबंधित पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। तो आज हम पुरानी बातें बस स्मृति के लिए कि किस रूप में हम कहते हैं, कि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो पहला भारतीय उपन्यास है, जिसे हम पहला भारतीय उपन्यास लगभग माना जा चुका है, वो है बंगला का उपन्यास अलालेर घरेर दुलाल, प्यारेचंद मित्र का। बहुत दिनों तक एक विवाद जरूर था पहले उपन्यास को लेकर के। वो मराठी का जो बाबा पद्मन जी का उपन्यास है यमुना पर्यटन, उसको भी कुछ आलोचक ये मानते रहे, दरअसल वो किताब के रूप में और धारावाहिक रूप में छपने की समस्या थी। जो यमुना पर्यटन है वो पुस्तकाकार रूप में पहले ही प्रकाशित हो गया, और अलालेर घरेर दुलाल पहले धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ एक पत्र में, बांग्ला भाषा के ही, और बाद में पुस्तकाकार वो 58 में प्रकाशित हुआ, 1858 में प्रकाशित हुआ। एक वर्ष बाद 57 में पुस्तकाकार यमुना पर्यटन प्रकाशित हो गया। तो बहुत दिनों तक ये भ्रम रहा, लेकिन अब जबकि धारावाहिक रूप से प्रकाशित अलालेर घरेर दुलाल की प्रतियां मिल गई हैं, तो ये माना जा चुका है कि अलालेर घरेर दुलाल ही पहला भारतीय उपन्यास है, यानी कि बंगाल में पहला उपन्यास लिखा गया, बंगला भाषा में पहला उपन्यास लिखा गया। बंगला का साहित्य वैसे भी बहुत संपन्न है। जो ये पाठ्यक्रम है भारतीय उपन्यास का, इसमें भी आप महान लेखिका, महान उपन्यासकार महाश्वेता जी का एक बांग्ला उपन्यास पढ़ रहे हैं, जंगल के दावेदार, जो कि बांग्ला में अरण्येर अधिकार नाम से लिखा गया है। यह उपन्यास, अभी हम इस उपन्यास पर आएंगे, यह आदिवासी संघर्ष का उपन्यास है। इसी प्रकार जो पहला उपन्यास है वो मलयालम, जो पहले खंड में आपको चेम्मीन जो दिया गया है, वो मलयालम भाषा का उपन्यास है। मलयालम भी एक प्रमुख भारतीय भाषा है और साहित्य के मामले में बहुत संपन्न भाषा है। कुछ भाषाएं, भारतीय भाषाएं जो साहित्य के मामले में बहुत संपन्न हैं, उनमें गुजराती, मराठी, मलयालम और बंगला बहुत ही प्रमुख हैं। कन्नड़, तमिल में भी बहुत प्रचुर में, लेकिन ये जिसको कहते हैं मलयालम और बंगला में तो साहित्य प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। ये जो 2 भाषाएं हैं, इनमें इनके बोलने वालों में, इनको बरतने वालों में साहित्य का बहुत प्रभाव अक्सर देखा गया है, और यही कारण है कि बहुत साहित्य प्रेमी निकल करके आते हैं बंगाल से, मलयालम से, कन्नड़ से भी। तो ये जो 4 उपन्यास हमने चुने, 4 भाषाओं से चुने, बंगला से चुना, मलयालम से चुना, कन्नड़ से चुना और गुजराती से चुना है।
4 प्रमुख भारतीय भाषाएं, ताकि प्रमुखता से मतलब यानी कि आपके सामने 4 भाषाओं के ये उपन्यास, भारतीय उपन्यास जो हिंदी से अलग भाषाओं में लिखे जा रहे हैं, वो किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, और ये चारों उपन्यास आधुनिक मतलब यानी कि 1940 के बाद के हैं। चेमीन जो है वो 1949 का उपन्यास है। इसमें सबसे पुराना उपन्यास लगभग वही है, और उसी के आसपास का कुछ दिन बाद का है मानविनी भवाई, संस्कार और भी थोड़े बाद का है, और जंगल के दावेदार भी, यानी कि सब 40 के बाद के उपन्यास हैं, लगभग 80 के बीच के। बल्कि ठीक ठीक कहें तो आजादी के बाद के उपन्यास हैं सारा, जबकि हिंदुस्तान आजाद हो जाता है उसके बाद के ये चारों उपन्यास हैं जो भारतीय उपन्यास के पाठ्यक्रम में आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। जाहिर है कि जब आजादी के बाद के ये उपन्यास आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं तो कुछ खास मतलब भी हैं, यानी कि आजादी के तुरंत बाद जो समाज बदल रहा था वो कैसा था। और जैसे जंगल के दावेदार जो उपन्यास है वो आजादी के बाद का तो है, लेकिन उसमें सारा संघर्ष आजादी के पहले का, बिरसा मुंडा का सारा संघर्ष है आदिवासियों के पक्ष में, और जो औपनिवेशिक शासन था, जो ब्रिटिश सरकार थी हमारे देश में, उसके खिलाफ आदिवासियों के हक को लेकर के एक लंबी लड़ाई जो बिरसा मुंडा ने लड़ी, उसका एक तरह से कहें कि दस्तावेज है जंगल के दावेदार। संस्कार एक ऐसा उपन्यास है जो आजादी के बाद जो भारतीय समाज था उसमें कन्नड़ समाज का परिवेश लिया गया, लेकिन कमोस बेस पूरा भारतीय समाज ही उसी ढंग का था। किस प्रकार से जो अंधविश्वास था, जो तमाम तरह की रूढ़ियां थीं, कुछ ऐसी परंपराएं जिनको ढोने का कोई मतलब नहीं था, ऐसी परंपराएं कैसे हमारे समाज में घर किए हुए थीं, इनको लेकर के आता है। चेम्मीन जो हमारे देश का एक बड़ा वर्ग है जो कि अलग अलग तरह के किसानी पर या मछली पालन पर इस तरह से जीवित रहता है, उसी में से एक वर्ग जो मछली पालन, मछली मारने वाली जो जाति है, मछली ही जिनके जीवन का आधार है, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, उन मछुआरों के जीवन पर केंद्रित एक मार्मिक उपन्यास है। और वो एक प्रेम कथा के ताने बाने में रचा गया है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रेम कथा भर नहीं है। अभी हम विस्तार से बात करेंगे उसका। बहुत सारी चीजें हैं, किस प्रकार तेजी से भारतीय समाज बदल रहा था, मछुआरे नहीं बदल पा रहे थे, और वो जो पूरी कश्मकश है, जो पूरा द्वंद्व है, वो तक्षी शिवशंकर पिल्लई जो कि महान उपन्यासकार हैं, महान भारतीय उपन्यासकार हैं मलयालम भाषा के, ऐसे उपन्यासकार, ये चारों उपन्यासकार मित्रों, जो महाश्वेता जी हैं, यू आर अनंत मूर्ति हैं, पन्नालाल पटेल हैं, या तक्षी शिवशंकर पिल्लई, ये ऐसे उपन्यासकार हैं जिन पर कोई भी भाषा गर्व कर सकती है, और ये भारतीय उपन्यासकार हैं, इसलिए हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास ऐसे रचनाकार हैं, रहे हैं, जिन्होंने ऐसी बड़ी कृतियां लिखी हैं, समाज को झकझोरने वाली, समाज को दिशा देने वाली, देश को दिशा देने वाली, और एक साहित्यिक कृति के रूप में विश्व साहित्य में धरोहर की तरह स्थापित होने वाली कृतियां। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे, वो चेम्मीन की बात करेंगे। तक्षी शिवशंकर पिल्लई के बारे में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो जानना चाहिए, बहुत कम हुआ, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतना लिखा है, इतना प्रचुर लेखन किया है। 500 से अधिक कहानियां लिखी, 48 उपन्यास लिखे, मामूली नहीं होता एक जीवन में 48 उपन्यास लिखना, 500 से अधिक कहानियां लिखना, यात्रा विवरण लिखना, नाटक भी लिखा उन्होंने, यानी कि एक तरह से पूरा जीवन साहित्य को समर्पित रहा तक्षी शिवशंकर पिल्लई का। और यही कारण है कि जो मलयालम साहित्य है उसमें उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। हालांकि उनके आलोचक भी हैं, और आलोचक होना कोई बुरी बात नहीं है, आलोचना से ही चीजें निखर करके आती हैं। चेम्मीन, उन्होंने जो तक्षी शिवशंकर पिल्लई, उन्होंने समाज का जो शोषित तबका था, जो पीड़ित तबका था, अक्सर अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में उन्हीं को नायकत्व दिया, उन्हीं की कहानियां लिखी। चेम्मीन के पीछे भी उनकी यही भावना रही होगी। एक शोषित तबका जो मछुआरों का तबका है, जो समुद्र के किनारे रहता है, जाहिर है कि वो बहुत अलग थलग पड़ा हुआ तबका है। मछली मिली तो शाम की रोटी है, नहीं मिली तो हो सकता है उपवास भी करना पड़े, भूखे रहना पड़े। एक ऐसे समाज पर उपन्यास लिखा आजादी के तुरंत बाद के दिनों में तक्षी ने,
और उनको नायकत्व दिया। भारतीय उपन्यास की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है, पहले भी मैं कह चुका हूं पिछले परामर्श सत्रों में भी आपसे, कि भारतीय उपन्यास में सिर्फ मध्य वर्ग केंद्र में नहीं। यूरोप में जब नॉवेल नाम की जब विधा आई, उपन्यास नाम की जब विधा आई, तो वहां मध्य वर्ग केंद्र में आया। जो एक नया मध्य वर्ग वहां पर आया था पुनर्जागरण के बाद, वो मध्य वर्ग उपन्यास के केंद्र में आया। जबकि जब भारत में ये चीज आती है, खास करके 20वीं शताब्दी के आरंभ से हिंदी में भी प्रेमचंद आते हैं, उधर उड़िया में फकीर मोहन सेनापति और थोड़े पहले आ जाते हैं, बंगला में लोग आते हैं, मलयालम में आते हैं, तमाम भाषाओं में ऐसे लोगों को नायकत्व दिया जो शोषित तबके के लोग थे, जिनका शोषण हुआ था, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनको भी नायक की तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेमचंद होरी को नायक बनाते हैं, किसान, दबा कुचला किसान। ऐसे ऐसे लोग, सूरदास को रंगभूमि में वो एक बड़ा महान चरित्र के रूप में प्रेमचंद लेकर के आते हैं। भारतीय साहित्य में ढूंढिए तो दुर्लभ चरित्र है सूरदास जैसा, बड़ा चरित्र बनाते हैं प्रेमचंद। उसी तरह से तक्षी अपने इस उपन्यास में मछुआरा जो समाज है, जो हाशिए पर पड़ा हुआ समाज है, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा समाज है, 2 वक्त की रोटी मिले इसी में, और उस समाज को उठा करके उपन्यास में ले आते हैं, केंद्रीयता देते हैं और उनकी कहानी कहते हैं और आधार बनाते हैं एक प्रेम कथा को। एक प्रेम कथा के ताने बाने में पूरा का पूरा जो है ये उपन्यास चलता है। एक परिवार है, आपने उपन्यास पढ़ लिया होगा, जो आपको ये अध्ययन सामग्री है वो जा चुकी होगी, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, फिर भी जो मूल कथा है वो ये है कि एक परिवार है चेम्पन कुंजू का, कहीं चेम्बन कुंजू हिंदी अनुवाद आता है, कहीं चेम्पन कुंजू आता है, जो भी मिले आपको कोई दिक्कत नहीं। उनका जो परिवार है, उनकी पत्नी है, उनकी 2 बेटियां हैं। करुत्तमा जो कि बड़ी बेटी है, वही नायिका है इस उपन्यास की, और उसका पति आता है बाद में, पलनी, और उसका जो एक मित्र है जो कि उपन्यास परिकुट्टी जिसका नाम है, परिकुट, वो यानी कि नायक और नायिका परिकुट्टी और करुत्तमा एक तरह से नायक और नायिका की तरह से इस उपन्यास में आते हैं, जिनकी प्रेम कहानी है। इन्हीं के बहाने जो वो समाज है पूरा, अरय समाज जो है, मछुआरों का जो समाज है, उनके भीतर जो अंधविश्वास हैं, जो तरह तरह के उन्होंने मिथ बना लिए हैं, वो सब आते हैं। और इतने विस्तार से वर्णन किया है, समुद्र का जो वर्णन है, मछली पकड़ने का जो वर्णन है, इतनी तल्लीनता से वर्णन किया है तक्षी ने कि अगर आप पढ़ें उपन्यास, मूल उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो मतलब पढ़ते आप एक पल के लिए भी आप अपने को अलगा नहीं सकते। यानी अनुवाद में जब आप पढ़ रहे हैं, जबकि आप ये अनुवाद में किताब पढ़ रहे हैं, मूल भाषा में आप ये किताब नहीं पढ़ रहे हैं, अनुवाद में आप ये पढ़ रहे हैं, गजब। पूरे एक, जैसे लगता है कि एक भावावेग में कोई चीज लिखी गई हो, और तटस्थता भी है। ऐसा नहीं कि जब भावावेग होता है तो कई बार हम ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाते, कई बार हम तटस्थ नहीं हो पाते हैं, लेकिन तक्षी तटस्थ भी हैं। यानी कि एक उनके पास समाज को तौलने का, नापने जोखने का कह सकते हैं, समाज के मूल्यांकन का जो एक औजार उन्होंने बना रखा है, उसको नहीं छोड़ते, बराबर साथ लेते हैं वो। परिकुट्टी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है और ये मछुआरे समुदाय की। जाहिर है कि जो एक ताना बाना है सामाजिक, उसमें गुंजाइश नहीं है प्रेम की या मिलने की, लेकिन इस उपन्यास में ये होता है, प्रेम होता है। और ये एकाएक का नहीं है, साथ पलते बढ़ते हैं दोनों, करुत्तमा और परिकुट्ट समुद्र के किनारे। परिकुट्ट के पिता जो है वो मछली खरीद कर बेचते हैं और करुत्तमा के पिता मछली मारते हैं, समुद्र से निकालते हैं। तो वहीं पर धीरे धीरे साहचर्य है ये, और धीरे धीरे साहचर्य कब अनुराग में बदल जाता है इन दोनों को भी ठीक से पता नहीं चलता। लेकिन वही सामाजिक ताने बाने में ये एक नहीं हो पाते, इनका मेलन नहीं हो पाता। लेकिन इनकी जो यह प्रेम कथा है, किस प्रकार से एक अंधविश्वासी समाज में, किस प्रकार से वो एक पूरे समाज को मतलब कहिए कि भय में डाल देता है वो प्रेम। क्योंकि वहां जो समाज है मछुआरों का, उनके भीतर एक तरह से अंधविश्वास है कि किसी विजातीय से अगर प्रेम कर लिया किसी मछुआरे की बेटी ने तो भयानक त्रासदी हो जाएगी समुद्र के किनारे। इस कारण से लोग डरे हुए हैं। पलनी से उसका विवाह हो जाता है, वो चली जाती है दूसरी जगह। फिर वहां पर भी कुछ लोग, चूंकि पलनी बिना माँ बाप का बेटा है, उसे खुद नहीं मालूम कि उसके माँ बाप, देखा नहीं उसने कभी, तो लोग कहते हैं कि कैसे शादी कर दिया। फिर लोग, जैसा कि समाजों में होता है, पता लगाते हैं क्या क्या है जो पलनी के आसपास के लोग हैं, और
लोग पता लगा लेते हैं कि इसका अनुराग था परिकुट्टी के साथ, और उस अनुराग के आधार पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पलनी और करुत्तमा के बीच में जाहिर है कि वैवाहिक संबंध में दरार सी आती है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो विवेक है तक्षी शिवशंकर पिल्ले का, वो नहीं जाता। तक्षी शिवशंकर पिल्ले बराबर दिखाते हैं, और अंत में होता है कि पलनी भी मृत्यु का शिकार होता है, करुत्तमा और परिकुट्ट भी समुद्र के किनारे मरे पाए जाते हैं। करुत्तमा का पिता, उसका चरित्र बड़ा जटिल किस्म का है। वो परिकुट्टी जो कि उसकी बेटी से प्रेम करता है, उससे उधार लेता है, बेटी ही कहती है दे दो, और उधार लेकर के वो नाव खरीदता है। हालांकि जो मछुआरा समाज है वहां का, इस उपन्यास के मुताबिक वो 5 खंड में बटा हुआ है, 5 उपजातियां हैं, और उन 5 उपजातियों में जिस उपजाति का खुद है चेम्बन कुंजू, उस उपजाति को नाव खरीदने का अधिकार नहीं है। यानी कि उसमें भी बटा हुआ है कि कौन नाव खरीदेगा, कौन मछली मारेगा, कौन बेचेगा। यानी कि एक तरह से कहेंगे आप कि एक अनुक्रम बना हुआ है वहां पर, वर्णक्रम एक तरह से तय किया गया है। जैसा कि इस तरह की चीजों में एक तरह से इस पर प्रकाश डालते हैं तक्षी शिवशंकर पिल्ले, और चेम्बन कुंजू के ही बहाने, उसके लालच के ही बहाने उसको तोड़ने का भी प्रयास करते हैं कि ये चीजें टूटनी चाहिए। कोई किसी को किसी की जाति के नाम पर, कोई किसी को किसी के धर्म के नाम पर, या किसी भी कारण से आप उसको पीछे नहीं कर सकते, आप उसको किसी अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आजादी के तुरंत बाद इस चेतना के साथ, इस प्रेम कहानी में तक्षी शिवशंकर पिल्ले इस बात को लेकर के आते हैं कि चेम्बन कुंजू को के मन में अगर नाव खरीदना है तो खरीद सकता है। हालांकि उसको उसके समाज के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो सबको दरकिनार कर देता है और नाव खरीदता है, मछलियां मारता है, धीरे धीरे पैसा भी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उधार नहीं चुकाता वो परिकुट्टी का। एक लालच उसके भीतर आती है, और यही लालच उसका अंत करती है। यह उपन्यास जो है, इस पर फिल्म भी बनी थी, बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी वो फिल्म। बहुत चर्चित पुस्तक, अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ, तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। बल्कि तक्षी शिवशंकर पिल्ले के बारे में कहा जाता है कि वो तमाम भाषाओं में अनुवाद पाने वाले, मतलब कह सकते हैं आपके विरल भारतीय लेखकों में से हैं। ऐसे 2-4 भारतीय लेखकों में से जिनका तमाम भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ, और दुनिया के फलक पर वो जाने पहचाने गए अपनी कथाकृतियों, कहानियों के आधार पर। तो यह जो एक उपन्यास है, वह एक तरफ तो इस मिथ को तोड़ता है कि कोई प्रेम किसी भी विघटन का, किसी भी विनाश का कारण नहीं बन सकता है। यानी परिकुट्टी और करुत्तमा का अगर प्रेम है तो वह किसी नएपन का सूचक हो सकता है, किसी विनाश का सूचक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एक तर्क ये लेकर के आता है उपन्यास, और बड़े सलीके से ये उपन्यास अपने अंत की ओर जाता है। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं समुद्र तट पर, जब इनका शव पाया जाता है, करुत्तमा का और परिकुट्टी का, एक प्रतीक की तरह से कि देखो समाज ने मिलने नहीं दिया। हालांकि अगर समाज ने मिलने दिया होता तो ज्यादा बेहतर जीवन जी रहे होते, शायद एक नए समाज, बेहतर समाज का निर्माण कर रहे होते। तो एक प्रतीक के माध्यम से कहने की कोशिश की है तक्षी शिवशंकर पिल्ले ने अपने इस उपन्यास में। अंधविश्वासों पर चोट की है। जो ये वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसकी कहानी कह करके जो शेष समाज है उसको ये बताने की कोशिश की है कि देखो, हम लोग अपने ही समाज के तमाम वर्गों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, सहानुभूति के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ नहीं सोच पाते हैं। हम एक अलग जीवन जी रहे होते हैं, वो एक अलग जीवन जी रहे होते हैं। हम इतने कटे हुए हैं, जबकि हम एक आजाद देश में, आजादी के तुरंत बाद का उपन्यास है। जाहिर है कि एक आदर्शवाद लेखक के मन में रहा ही होगा। आदर्शवाद के बिना तो कोई भी चीज नहीं आती। जब हम यथार्थ की बात भी करते हैं कथाकृतियों में, कविताओं में, तो भी एक आदर्श हमारे मन में होता है। वह यथार्थ हम इसीलिए सामने ले आते हैं, जो जटिल यथार्थ है, जो कुरूप यथार्थ है, कि एक सुंदर दुनिया बनेगी। तो यह उपन्यास, जो कि एक प्रेम कहानी के माध्यम से सामने आता है, एक प्रेम कथा के ताने बाने में बुना गया है, यह भी एक सुंदर दुनिया का, अपनी तमाम त्रासद अंत के बावजूद भी एक सुंदर दुनिया का सपना हमारे सामने रखता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके मुख्य चरित्र चेम्बन है, करुत्तमा है, परिकुट्टी हैं, जो चेम्बन की पत्नी है चक्की, वो हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चरित्र हैं।
चेम्मन बहुत जटिल चरित्र है, जैसा कि मैंने अभी कहा है आपसे। वो उसमें लालच भी है, आगे बढ़ने की आकांक्षा भी है, वो उधार लेता भी है, उधार नहीं चुकाना चाहता है। पलनी से अचानक एकाएक अपनी बेटी की शादी कर देता है। हालांकि बेटी की शादी में आदमी तरह तरह के निर्णय लेता है, उसकी एक लालच का तरीका। तो एक ऐसा चरित्र है जो कि हमारे समाज में अक्सर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वायवीय दुनिया से आया है। चोट करते हैं ऐसे चरित्र को बना करके तक्षी शिवशंकर पिल्लई, कि देखो, जहां तक तुम में साहस की बात है कि तुम कुछ नया कर सकते हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां तुम लालच के आवेग में आकर रिश्तों को नहीं समझ पाते, मानवीय संबंधों को नहीं समझ पाते, वो उचित स्थल नहीं है। तो इस प्रकार से यह एक बड़ा उपन्यास, एक महान उपन्यास, भारतीय उपन्यास आपके पढ़ने के लिए आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है, ताकि आप हिंदी उपन्यासों के साथ साथ इसे भी पढ़ें। संस्कार, जो एक अगला उपन्यास है यू आर अनंत मूर्ति का। यू आर अनंत मूर्ति कन्नड़ भाषा के अग्रणी लेखकों में से हैं। उन्हें भारत में मिलने वाला जो सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, ज्ञानपीठ जिसको कहते हैं, उन्हें मिल चुका है। संस्कार उनकी उन कृतियों में से है जो बहुत पहले हिंदी में अनुदित होकर के आ गई थी। यह उपन्यास हिंदी में भी उसी ढंग से पढ़ा गया है, एक तरह से कह सकते हैं आप, जैसे कन्नड़ में, यानी कि हिंदी वालों ने इसको बहुत पहले पढ़ लिया था और खूब एक तरह से पढ़ा गया है हिंदी में यह उपन्यास। यह भी सामाजिक जो पूरा विन्यास है, एक जो पूरा वर्णाश्रम का जो समाज है, उसकी जो अपनी जटिलताएं हैं, उन पर चोट करता है। महत्वपूर्ण चरित्र इसमें भी प्राणेशाचार्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है, नारायणप्पा हैं, प्राणेशाचार्य की पत्नी है, और जो एक और चंद्री नाम की एक चरित्र है, वो, ये चार लोग हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा उपन्यास घूमता है। प्राणेशाचार्य जहां एक तरफ एकदम आदर्श, जिसको कह सकते हैं आप परंपरागत आदर्शों के मुताबिक जो जीवन जीते हैं, उठना, पूजा करना, वेद के अनुसार जीवन जीना, अपनी पत्नी, जो कि उनकी पत्नियां स्वस्थ रहती हैं, बीमार हैं, उनको नहलाना, धुलाना, तैयार करना, यानी कि एक जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक आदर्श जो अपने लिए बना रखा है कि इसी तरह का जीवन होना चाहिए, उसके अनुकूल जीते हैं। कहीं कोई उनके मन में विभ्रम नहीं है, कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं। एक जिसे उन्होंने नैतिक मान रखा है, यानी वैदिक आधार पर, उस ढंग का जीवन जीते हैं प्राणेशाचार्य। और बड़ी तारीफ है, दूर दूर तक उनकी विद्वत्ता की, उनके जीवन शैली की प्रशंसा होती है, इलाके में जाने जाते हैं। दूसरी तरफ नारायणप्पा हैं, जिन्होंने खुद च्युत कर लिया है अपने को, ये जो तमाम तरह की नैतिकताएं हैं, और वो चंद्री से प्रेम करते हैं। और उनके जो अन्य मतलब कुछ मुस्लिम मित्र भी हैं, और वो बाकायदा मांसाहार करते हैं, और मतलब एक उन्मुक्त जीवन जीते हैं और ज्यादा खुला जीवन जीते हैं। कहीं कोई छिपाव नहीं है उनके जीवन में। चंद्री आती है जो प्रेम करती है नारायणप्पा से, और उस प्रेम का अंत तक वो निर्वाह करती है, और पूरे साहस के साथ निर्वाह करती है। वो ब्राह्मण समुदाय की नहीं है, वो शोषित समुदाय की स्त्री है, शोषित समुदाय से आती है। तो ये चार प्रमुख चरित्र हैं, और जो सदियों से चलती आई एक तरह से व्यवस्था है वर्णाश्रम की, वर्णानुक्रम की, उस व्यवस्था की कुछ परछाइयां हैं। दुबला पतला सा उपन्यास है, और अनंत मूर्ति बहुत डिटेल्स में भी, बीच बीच में डिटेल्स आते हैं, और ऐसे डिटेल्स हैं जहां पर प्राणेशाचार्य का पूरा जीवन आपके सामने आता है, नारायणप्पा का पूरा जीवन आता है, चंद्री और नारायणप्पा का जो की मेल मुलाकातें हैं, उनका जो संबंध है, ये सब है। और वहां भी जहां पर प्राणेशाचार्य और चंद्री की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है, और प्राणेशाचार्य को अचानक एक नया आईना मिलता है जिंदगी को देखने का, समाज को देखने का, और उनको लगता है कि ये छूत अछूत की बातें व्यर्थ हैं, मनुष्यता ही सबसे बड़ी चीज है। और वो फिर अपने गांव लौटते हैं। एक बारगी निकल चुके हैं, दुर्वासापुर जो उनका गांव है, वहां से चले जाते हैं वो जंगल की ओर, जहां की चंद्री चली गई है नारायणप्पा की मृत्यु के बाद। नारायणप्पा की जब मृत्यु होती है उपन्यास में, तो उसका शव जो है वो सड़ने लगता है। कोई भी ब्राह्मण समुदाय का जा करके उसको निकालना नहीं चाहता, हटाना नहीं चाहता। सबको लगता है कि ये तो
जिसको कहते हैं ना च्युत हो गया है, बिरादरी बाहर हो गया है, और तमाम दलीलों के बावजूद नहीं, कोई नहीं जाता, खुद आगे बढ़ती है चंद्री अपने कुछ अन्य जो नारायणप्पा के मित्र हैं, अन्य समुदायों के, उनके साथ मिल करके वो नारायणप्पा के शव को ले जाती है और उसका दाह संस्कार करती है। एक औदात्य लेकर के आती है वो, देखो जीवन ऐसे जिया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, हम जैसे हैं खुलकर हैं, कोई दुराव छिपाव नहीं है, कहीं कोई आडंबर नहीं है जीवन में कि चलो एक चादर ओढ़ लें, एक और जीवन और एक और जीवन जो है वो सब। चंद्री का जीवन साफ है, नारायणप्पा का जीवन साफ है, साफ कहें तो प्रणयसाचार्य का भी जीवन बहुत दूर तक है, लेकिन युवर अनंत मूर्ति प्रणयसाचार्य का जो जीवन शैली है न तो पूरी तरह उसके पक्षधर हैं और जो न नारायणप्पा की जीवन शैली है उसके पक्षधर हैं। दोनों के बीच से वो चाहते हैं कि एक समन्वय हो, यानी कि ये वर्णानुक्रम टूटे, लोग आपस में मिले जुलें, कोई जाति के आधार पर न तो बड़ा हो सकता है न छोटा हो सकता है, कर्म महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाने की जो आपकी तीव्रता है, संबंधों की जो तीव्रता है, वो आपको बड़ा और छोटा बनाती है, आपके कृतित्व आपको बड़ा और छोटा बनाते हैं। ये उपन्यास इस बात को लेकर के आता है और चंद्री कई मामले में इन तमाम लोगों से जो पोथी वाले लोग हैं, कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय ढाई आखर की बात करते हैं कबीर की। 2.5 अक्षर जिसने पढ़ लिया वो, जब 2.5 अक्षर कहते हैं तो वो पूरी मनुष्यता के प्रेम की बात करते हैं कबीर, और यह उपन्यास भी लगभग इसी मानवीय प्रेम की, इसी मनुष्यता की बात करता है कि सत्य तो यह प्रेम ही है, सत्य तो संबंध ही है, और हम जैसे हैं सामने वैसे आना चाहिए, कहीं कोई पर्दा नहीं रखना चाहिए। और यही उपन्यास जाकर के खत्म होता है जब प्रणयसाचार्य चंद्री के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर लेते हैं अंतर्मन में और कहते हैं कि नहीं, पलायन नहीं, चल के मैं दुर्वासापुर में लोगों को बताऊंगा कि मैं भी ऐसा हूं। उपन्यास यहीं समाप्त हो जाता है एक सत्य के साथ, एक सत्य बोध के साथ, यानी कि यह आजाद भारत में एक जो नई चेतना बन रही थी कि कोई लुकाव छिपाव नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई अंधविश्वास में जीने की जरूरत नहीं है, हम एक वैज्ञानिक समय में हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह उपन्यास एक तरह की वैज्ञानिक सोच जिसको कह सकते हैं आप आज की शब्दावली में, उसको हमारे सामने लेकर के आता है और यह उपस्थित करता है कि हमारा समाज कैसा था और कैसा होना चाहिए। अपने पूरे यथार्थ के ढांचे में यह आदर्श इसमें शामिल है। जो अगला उपन्यास आपको पढ़ना है, आज मैं इन उपन्यासों के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं अगर कोई समस्या है इनमें आपको समझने में, चरित्रों को समझने में, शैली को समझने में, कथा को समझने में, जो आलोचकीय मंतव्य दिए गए हैं उनको समझने में, तो आप सवाल कर सकते हैं। ये सारी बातें हम इसीलिए कर रहे हैं और सारे उपन्यासों के बारे में एक जो प्रमुख बातें हैं वो सामने रखना चाहते हैं। जो अगला उपन्यास है जंगल के दावेदार, महाश्वेता जी का उपन्यास है। हमने अभी आपसे निवेदन किया था जब आरंभ कर रहे थे कि महाश्वेता जी बांग्ला की बहुत बड़ी लेखिका हैं, महान लेखिका हैं, वो एक्टिविस्ट रही हैं, आदिवासियों के बीच में उन्होंने काम किया है, अब भी करती हैं। वही वो वृद्ध हो चुकी हैं लेकिन वो अब भी उनकी सक्रियता समाप्त नहीं हुई है, पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने जाकर के आदिवासी समाज के बीच में बिल्कुल एक्टिविस्ट की तरह काम किया है। यानी कि सिर्फ अपने कमरे में बैठकर लेखन नहीं किया है, समाज के साथ सीधा रिश्ता बनाया है, वहां जाकर हस्तक्षेप किया है। यानी कि लेखन से ही नहीं, अपनी जो सामाजिक जीवन है उसमें भी हस्तक्षेप किया है उन्होंने। और यह उपन्यास जंगल के दावेदार जो है वो आदिवासी समुदाय पर केंद्रित है। महान जो आदिवासी समाज के नेता हुए हैं, हम सबको गर्व है उन पर, ऐसे लोग हमारे समाज में, हमारे देश में हुए हैं। बिरसा मुंडा के चरित्र पर, उनके संघर्षों पर यह उपन्यास केंद्रित है। यह उपन्यास इसलिए लिखा गया था कि आदिवासियों की ओर जो ध्यान नहीं जा रहा था सरकारों का, लोगों का, समाज का, उस ओर लोगों का ध्यान जाए और पुनः बिरसा मुंडा की स्मृति लोगों को आए, इसलिए यह उपन्यास अरण्येर अधिकार लिखा महाश्वेता जी ने। एक
सोशल कमिटमेंट के साथ, एक सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ यह उपन्यास लिखा गया। यानी कि जाहिर है, जो प्रेमचंद कहा करते थे कि उपन्यास या कथाकृतियां मनोरंजन का साधन नहीं है, वो समाज को बदलने का साधन है। नए मेयार हम गढ़ रहे हैं, नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। यानी कि हम जो अब लिख रहे हैं वो समाज को बदलने के लिए हथियार के रूप में काम आएंगे। तो यह जो उपन्यास अभी हमने जिन पर जिक्र किया, ये सब समाज को बदलने वाली ही कथाकृतियां हैं। ये अपने पढ़ने वालों का विरेचन करती हैं, कैथारसिस करती हैं, और उनके भीतर एक औदात्य भरने की कोशिश करती हैं कि हमको कैसा होना चाहिए, कितना बेहतर होना चाहिए। तो महाश्वेता जी की जो यह पुस्तक है, जो यह उनका उपन्यास है, अरनेर अधिकार, जंगल के दावेदार नाम से जो हिंदी में है, आपने पढ़ा होगा। यह औपनिवेशिक काल की कथा है। विरसा का जो संघर्ष है, विरसा को ईश्वर मान लिया है उनके समुदाय के लोगों ने, ईश्वर की तरह सब कुछ कर सकते हैं विरसा। होता क्या है कि एक समुदाय जो सदियों से शोषित रहा हो, जिसके पास मतलब कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी रोशनी न रही हो, रोशनी की गुंजाइश न रही हो जिसके जीवन में, उस समुदाय में एक व्यक्ति आता है, विश्वास भरता है कि नहीं, हम लड़ सकते हैं, ये हमारी चीजें हैं, हम इन पर अधिकार कर सकते हैं, तो वो ईश्वर की तरह ही लगता है। और विरसा सचमुच उनके लिए ईश्वर की तरह ही आए थे। ईश्वर यानी कि एक ऐसी सत्ता जो आपको सब कुछ दिला सकती है, एक भाव यही होता है। विरसा आदिवासी समुदाय में वो जो पूरा विद्रोह है, नागपुर जिसको कहते हैं, छोटा नागपुर का जो पूरा इलाका है, वहां पर जो एक बड़ा चरित्र बन करके उभरता है बिरसा मुंडा का, जो आज तक, अभी तक एक बड़े चरित्र के रूप में है और सदा रहेगा। तो विरसा आते हैं औपनिवेशिक काल में और उपनिवेशवाद में संघर्ष करते हैं अपने जंगल के लिए, अपनी जमीन के लिए, कि ये हमारा है, इस पर आप नहीं आइए, आकर के अधिकार मत कर लीजिए। यानी कि हमें हमारा हक चाहिए। आदिवासी समाज की ओर मुड़िए, उन्हें देखिए। पूरा जो बलिदान है बिरसा मुंडा का, अंग्रेजों के साथ संघर्ष, जेल में जाना, जेल में गहरी यातना, भयानक यातना, यंत्रणा उनको दी जाती है और वहीं पर वो शहीद होते हैं, उनका अंत होता है। पूरी जो शहादत है बिरसा मुंडा की, उसने हिला दिया था औपनिवेशिक शासन को। और कारण नहीं है कि पूरा आदिवासी समुदाय बिरसा मुंडा से ताकत ग्रहण करता है, आज भी ताकत ग्रहण करता है। और जो एक तवज्जो दी गई उनको, जो उनकी तरफ ध्यान गया लोगों का, उसमें बिरसा मुंडा का अहम रोल था। तो इतने बड़े नायक जिसे बिसरा दिया था, मुख्य धारा के लोग जिसे याद नहीं करते थे, एक महान लेखिका उस नायक को, उस महान नायक को अपने उपन्यास में नायकत्व देती है, उस संघर्ष की कथा कहती है, पूरा जो आदिवासी विद्रोह है उसकी कथा कहती है, उनके अधिकारों की बात कहती है, और स्नेह के साथ, प्रेम के साथ उस पर सोचने की एक गुंजाइश छोड़ती है कि हम सबको उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। विरसा जैसे लोग आखिर क्यों आते हैं, क्यों विद्रोह की जरूरत पड़ती है? जब हक नहीं मिलेगा, जब अधिकार नहीं मिलेगा, जब कोई रोटी रोटी के लिए तरसेगा, 2 जून जब पेट नहीं भरेगा, तो विद्रोह तो होगा। औपनिवेशिक काल में जहां एक तरफ बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी औपनिवेशिक सत्ता से खिलाफ, वहीं उस लड़ाई के साथ ही जो अन्य छोटे छोटे सामाजिक आंदोलन हो रहे थे, उनका भी अपना मतलब था। अंबेडकर के आंदोलनों का मतलब था, वो बड़ी लड़ाई से अलग नहीं था। बिरसा मुंडा की लड़ाई का अपना मतलब था। जो स्त्रियों के आंदोलन थे, स्त्री मुक्ति के आंदोलन के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, और आज पूरी दुनिया में फेमिनिस्ट राइटिंग का दौर है, आज दलित आंदोलन का दौर है, मराठी से लेकर के हिंदी तक तमाम भाषाओं में। तो ये सब पीछे चल रहे थे। आजादी की लड़ाई के समानांतर ही कई सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन चल रहे थे। स्त्रियों के, दलितों के, आदिवासियों के तमाम आंदोलन चल रहे थे, और तमाम लेखकों ने इन आंदोलनों को समझा और उन्हें अपनी कथाकृतियों में, उन्हें अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में महत्व दिया। महाश्वेता देवी अग्रणी है इस मामले में। उन्होंने विरसा जैसे चरित्र पर एक बड़ा उपन्यास लिखा, जैसा जिसके कि वो हकदार हैं बिरसा मुंडा। एक बड़े नायक को ऐसी ही श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, ताकि लोग उससे ऊर्जा ग्रहण करें, प्रकाश ग्रहण करें, और बहुत सारी जो
ताकत है उस चरित्र से सकारात्मक, वो ग्रहण करें और समाज को सकारात्मक दिशा में, देश को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। तो आज जब हम तक्षी शिवशंकर पिल्ले का उपन्यास पढ़ें चेमीन, तो हमें सोचना चाहिए मछुआरा जीवन के बारे में। जब सुनामी आया था कुछ वर्ष पहले, तो सबसे ज्यादा जो शिकार हुए थे इसी वर्ग के लोग हुए थे, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग। उन्हीं का जीवन, घर उजड़ गया, लोग बह गए, पूरे के पूरे, मतलब किसी का पूरा घर उजड़ गया, किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, किसी का बच्चा गया, किसी का सुहाग गया, मतलब एक बड़ी त्रासदी। और आज तक जाहिर है कि अभी मछुआरे समाज को इतनी मतलब उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि वो उनको बचाया जा सकता या वो बच सकते थे। तो जरूरत है कि इन कथाकृतियों से हम ऊर्जा ग्रहण करें और ऐसे लोगों के बारे में सोचें जिनके बारे में ये कथाकृतियां कहती हैं हमसे, कुछ बातें करती हैं हमसे, जो वर्णाश्रम का एक अंधकार है उससे बाहर निकलने की जद्दोजहद है संस्कार में। वहां संस्कार उच्चारण होता है, संस्कार, म का उच्चारण होता है, हिंदी में संस्कार हो जाता है वो आकर के। इसी तरह से जंगल के दावेदार जिस पर हम बात कर रहे थे, आदिवासी समाज के बारे में है। आज भी उनके साथ कदम से कदम मिलाने की जरूरत है। ये किताब हमें इस ओर बढ़ाती है, आगे ले जाती है। और जो इस क्रम में एक और उपन्यास है मानविनी भवाई, वो किसान जीवन पर लिखा गया उपन्यास। आप प्रेमचंद से परिचित हैं, हिंदी का कोई भी साहित्य का विद्यार्थी प्रेमचंद के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो प्रेमचंद से आप परिचित हैं, आप जानते हैं कि प्रेमचंद किसान जीवन के महान कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। किसान जीवन उनकी सोच के केंद्र में था, ऐसा बहुत सारे आलोचक मानते हैं। अब यह भी माना जाने लगा है कि दलित, शोषित, तमाम लोग उनके सोच के केंद्र में हैं, स्त्रियां सोच के केंद्र में हैं। किसान ज्यादा प्रमुखता से आता है, क्योंकि जब औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तो प्रेमचंद को बार बार लगता था कि एक जो बड़ा समुदाय है इस देश का, वो किसानों का समुदाय है। यदि उनको साथ नहीं लिया जाएगा तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यदि स्त्रियों को साथ नहीं लिया जाएगा तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यदि दलितों को साथ नहीं लिया जाएगा तो आजादी की लड़ाई नहीं। मुट्ठी भर मध्य वर्ग के पढ़े लिखे लोग, वकील, प्रोफेसर और तमाम तरह के, ये सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक व्यापक जनसमूह चाहिए, उसकी ताकत चाहिए, उसकी ऊर्जा चाहिए, तब आप एक बड़ी सत्ता के खिलाफ जो सैकड़ों साल से अपनी जड़ें जमाए है उसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं। और हुआ यही, जब ये सभी लोग शामिल हुए आजादी की लड़ाई में, हम आजाद हुए, हमें आजादी मिली। तो ये प्रेमचंद की ही तरह के लेखक हैं, बल्कि माना भी जाता है, जब भारतीय उपन्यास की बात होती है और अक्सर जब इसका जिक्र किया जाता है तो ये माना जाता है कि पन्नालाल पटेल उसी धारा के लेखक हैं जिसमें प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद से पहले जिसमें फकीर मोहन सेनापति आते हैं उड़िया के। मैं पहले भी ये कह चुका हूं आप लोगों से परामर्श सत्रों में कि पहले भारतीय उपन्यासकार हैं फकीर मोहन सेनापति, जिन्होंने किसान जीवन पर उपन्यास लिखा, किसान को केंद्रीयता दी। प्रेमचंद जब आते हैं तो प्रेमचंद किसान के साथ उसका पूरा जीवन लेकर समग्रता में आते हैं। उसके क्या क्या सुख हैं, उसके क्या क्या दुख हैं, किन किन अवसरों पर किसान प्रसन्न हो जाता है, उसकी ताकत क्या है, उसका अवसरवाद क्या है, उसको क्या चाहिए, किस तरह से किसान को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है, ये तमाम चीजें फिर प्रेमचंद के वहां आती हैं। वो अपने समय में होने वाले जो आंदोलन है उनसे भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। बाद में जब अवध का किसान आंदोलन होता है, अवध के इलाके में ही उनका जीवन गुजरा, बनारस के रहने वाले थे, गोरखपुर में रहे, जो कि एकदम बिल्कुल अवध से सटा हुआ इलाका है। तो प्रेमचंद अवध के किसान आंदोलन से ऊर्जा ले रहे थे, और जो तमाम देश भर में किसानों के आंदोलन हो रहे थे, चंपारण में जो हो रहा था और अन्य जगहों पर भी, उन सबसे ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे और उसे कथाकृति में ढाल करके अपने पाठकों के सामने ले जा रहे थे कि पढ़िए और समझिए कि इस समय देश को किस चीज की आवश्यकता है। यानी कि एक साथ ये सभी कृतियां, यानी जो प्रेमचंद लिख रहे हों, महाश्वेता जी बाद के दौर में लिख रही हों, यू आर अनंतमूर्ति कोई भी लिख रहा हो, तो बराबर ये चेतना काम करती है। वही जो मैं निवेदन कर रहा था कि हमें समाज भी बदलना, यानी कि अकेले में बैठकर आनंद के लिए साहित्य का कोई मतलब नहीं है। वो दौर बीत गया, कभी रहा होगा। अब अकेले का सुख नहीं है साहित्य, समाज के साथ मिल करके चलने की ताकत देने का नाम है साहित्य। यानी कि साहित्य
हम अब इसलिए लेते हैं कि हमें वो मेन स्ट्रीम से, हमें वो मुख्य धारा से जोड़ता है। जो मुख्य धारा की चिंताएं हैं हमें उनसे अवगत कराता है साहित्य। वो प्रेमचंद का साहित्य उनके समय की जो चिंताएं थी और आज भी कमोबेश वो चिंताएं हमारे सामने हैं। तो पन्नालाल पटेल का जो यह उपन्यास है, इसमें दो चीजें एक साथ हैं। एक किसान परिवार है, एक प्रेम कथा यहां पर भी है राजू और कालू की, जो कि नायक और नायिका हैं इस उपन्यास की। लेकिन इसके समानांतर जो छपनिया अकाल, जिसका जिक्र आप सबने सुना होगा, अपने जो लोग अभी कम उम्र के विद्यार्थी होंगे, हमारे विश्वविद्यालय में तो हर उम्र के लोग विद्यार्थी होते हैं, और जो लोग बड़ी उम्र के होंगे वो सब जानते होंगे। छपनिया अकाल बड़ा अकाल था जिसमें लोगों ने क्या क्या नहीं खाया और किस किस तरह से लोगों की मौत हुई। ये उपन्यास उसका वर्णन करता है कि किस प्रकार लोग जानवरों को उसी तरह से नोच नोच करके खा गए। एक जगह एक वर्णन आता है कि एक बच्चे को भी, मतलब मरे हुए बच्चे को खाने का जिक्र आता है। इस तरह का जिक्र कि आपका हृदय मतलब कांप उठेगा। ऐसा दौर भी इस देश में आया था, ऐसा दौर फिर ना आए। प्रकारांतर से ये बात ऐसे प्रसंगों में छुपी हुई होती है, जब ऐसी कथाकृतियां, ऐसी कविताएं, ऐसी कोई भी साहित्यिक रचना हमारे सामने आती है जिसमें किसी ऐसे दुख का, किसी ऐसी त्रासदी का वर्णन होता है, तो प्रकारांतर से यह संकेत भी उसमें होता है कि दोबारा ये चीज नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था हो तो छप्पनिया अकाल आता है। अब तो आप जानते हैं कि अमर्त्य सेन का जो प्रसिद्ध शोध है कि अकाल के कारण क्या है, अब सब दुनिया जान चुकी है कि अकाल किस तरह आता है। उस समय भी उपन्यास में आता है कि सेठों के गोदामों में अनाज भरा हुआ है, किसानों को अन्न नहीं मिल पा रहा है, लोग किसी भी ढंग से थोड़ा सा अनाज चाहते हैं, नहीं मिल रहा है लोगों को, तरह तरह की यंत्रणा सह रहे हैं, लोग मांस खा रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब अजीब अजीब तरह की स्थितियां हो रही हैं। दुख और दरिद्रता वहां पर तांडव नृत्य मतलब एक तरह से कर रहा है। लेकिन जिन लोगों के गोदाम भरे हुए हैं उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। एक आध जो कुछ सदाव्रत बांटने वाले लोग हैं वो सदाव्रत बांटते हैं। एक प्रसंग आता है उसमें, अभी मैं उस पर आऊंगा, जिसमें लेने से इनकार कर देता है राजू, चूंकि किसान का बेटा है, उसे लगता है कि ये भीख दे रहा है हमें। तो सेठ कहता है कि मतलब ये भीख नहीं है, ये तुम्हारी चीज है, मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। तो उसके घर में काम करने की शर्त पर कि मैं आपके वहां काम करूंगा, वो थोड़ा सा अनाज लेता है और ले करके, और उसमें कहता है कि कहो तो मैं एक एक बता दूं कि किस खेत का अनाज है। यानी कि किसान के भीतर एक स्वाभिमान होना चाहिए, कालू उसका प्रतीक बन करके आता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो पूरी व्यवस्था थी उसमें किसान के पास बहुत अन्न बचने की गुंजाइश नहीं थी। आपने गोदान पढ़ रखा है, आप जानते हैं कि किसानों के पास कुछ नहीं था। आपने प्रेमाश्रम पढ़ा होगा प्रेमचंद का, आप जानते हैं कि किसानों की स्थिति क्या थी। उसे बहुत अलग नहीं है। छप्पनिया अकाल के समय गुजरात और राजस्थान के उस संधि स्थल जहां की ये कथा है, जहां की कथा उठाते हैं मानविनी भवाई में पन्नालाल पटेल, तो ये सारी चीजें जो हैं वो